तो बताना, स्कोर कितना रहा, ये चीजें बताना। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। ठीक है, आपकी जो एग्जाम डेट है वो कभी भी आ सकती है, क्योंकि फॉर्म को फिल हुए बहुत लंबा समय हो चुका है, फिजिकल भी आपके क्या है हो चुके हैं। अब जो सीधी सीधी बात है, जो आपका सीधा सीधा सिलेक्शन, जो भैया रो रो के मत दिखाओ दोस्त, मैं कैसे बताऊंगा, देखो ना कितने लंबे लंबे मैसेज आ रहे हैं रोने के। गुरुजी मेरे मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे, भैया रोने से बढ़ जाएंगे। भाई मैं वही तो बता रहा हूँ, थोड़ा थम जाओ, थम जाओ। बीएसएफ में नौकरी चाहिए तो मैं रो करके ऐसे रो रो करके लोगे हैं? चलो देखेंगे हम यहाँ पर। भैया योद्धा रोते नहीं है, ठीक है, परेशान मत हो, उसके लिए लड़ाई करो ना, उसके लिए युद्ध करो भाई, पढ़ो, जितनी ज्यादा मेहनत हो सकती है अपने आप को झोंको उसमें। रोने से क्या हो जाएगा? 54 नंबर आ रहे हैं, कम है। अब ध्यान से देखो, समझो पहले बात को। सबसे पहले तो आपने अगर अभी तक मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं किया है तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें, पहली चीज, ठीक है। और कोशिश करें कि एक मॉक टेस्ट रोज दें। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप रिवीजन कर चुके हैं, तो ये उन बच्चों के लिए बात है जो 1 मॉक टेस्ट डेली। ये किन के लिए है? जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं हर सब्जेक्ट का, या फिर हाँ हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए बात है। जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रह गया है, वो क्या है कि वो वीक में 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, है ना। वो वीक में 2 मॉक टेस्ट दें और बाकी दिन में जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है। बाकी के दिन में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करके फिर रिवीजन और मॉक टेस्ट पे आ जाएं। और वो बच्चे जिन्होंने अभी अभी शुरुआत करी है, दोस्त तुम लेट हो, जितनी ज्यादा 12-14 घंटे तुम पर पढ़ाई हो सकती है उतनी पढ़ाई करो, और फिर उसके बाद तुम अभी वीक में 1 मॉक टेस्ट दो, फिर ज्यादा देना इसके बाद, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जिन बच्चों का सिलेबस सब कुछ कंप्लीट है वो डेली मॉक टेस्ट दें। लेकिन क्या सिर्फ मॉक टेस्ट से हो जाएगा? है ना। होता क्या है, देखिए मॉक टेस्ट जरूरी क्यों होता है दोस्त, है ना। मॉक टेस्ट जरूरी क्यों होता है? तो भाई मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी होता है, जैसे मान लो मुझे रिवीजन करना है, मुझे कंप्यूटर का रिवीजन करना है। अब होता क्या है कि मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने बैठा, अब मुझे लगा ये सब तो मुझे आता ही है, मेरा मन वहां से क्या है हटेगा, क्योंकि वो सारी चीजें मुझे ऑलरेडी आती हैं, मैं जिस टॉपिक का रिवीजन कर रहा हूं। अब पूरे कंप्यूटर में ऐसा तो नहीं मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, कुछ मेरे टॉपिक इंपॉर्टेंट भी होंगे, तो फिर मैं अपनी कमजोरी पर वार कैसे करूं? जो चीज मुझे पसंद है वो तो मैं खा ही लूंगा, लेकिन जो चीज मुझे पसंद नहीं है उसे मैं कैसे पता करूंगा क्या है? तो उसके लिए होता है मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट दे करके आप लोग क्या करते हो कि ज्यादा नंबर आ गए, अगर 70 प्लस आ गए तो मम्मी को दिखाई दी और उसे भी दिखा दिया कि देख तू टेंशन मत ले, इस बार सर्दियों में अपना ही ब्याह होगा क्योंकि नंबर आ रहे हैं 70 प्लस, ठीक है। लेकिन जब नंबर आए 50 तो क्या हो गया? तो कहेंगे कि मैंने तो इस बार बिना मन के दिया था, बीच में मैं उठ करके चला गया था थोड़ा सा इधर उधर पोस्ट करके, इस वजह से नंबर ज्यादा नहीं आ पाया, पूरे मन से देता तो नंबर बढ़िया ही आते, है ना। तो ऐसे करने लग जाएंगे। तो भाई मेरे सबसे पहली बात तो ये सोचो कि समझो कि जो मॉक टेस्ट है इसमें नंबर कम या ज्यादा आकर के आपने अगर सिर्फ छोड़ दिया तो इस मॉक टेस्ट को देने का आपका कोई भी अर्थ नहीं बनता। इस मॉक टेस्ट को देने का आपका कोई भी अर्थ नहीं बनता जब तक आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं करेंगे, जो है आपका मॉक टेस्ट का एनालिसिस। अब एनालिसिस में बच्चे क्या करने लगते हैं कि सर अंकित भाटी सर से मॉक टेस्ट का एनालिसिस करवा दो, कि धर्मेंद्र सर से मॉक टेस्ट का एनालिसिस करवा दो, या आप खुद कर दो। बच्चे वो मॉक टेस्ट एनालिसिस एक पूरी तरह से अलग चीज है, तुम उसे नहीं भी देखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा खुद का एनालिसिस होना चाहिए मॉक टेस्ट का, वो बहुत जरूरी है। बिना इसके मॉक टेस्ट देने का कोई भी अर्थ नहीं होता। पहली चीज, अगर आपने 1 घंटे मॉक टेस्ट दिया है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे तुम्हें मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने में लग जाएगा, अगर तुम सही तरीके से करोगे तो। और तभी तुम्हें अपनी कमजोरियां पता चलेंगी, आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है जो हर बार गलत होता है। फिर आप पूरा सब्जेक्ट ना रिवाइज करके आप क्या करेंगे? आप सिर्फ उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। जैसे मैथ से मान लो, अब मैथ में क्या होता है दोस्तों, मैथ में क्या होता है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पूरी अगर बुक आप लगाने लग जाओगे तो पेपर आ जाएगा, तब तक तो आप बुक कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे प्रैक्टिस के लिए। तो आप क्या करेंगे? आप मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट जब दोगे तो एनालिसिस करोगे। अब पता चला कि 20 में से तुम्हारे 12 सही हुए हैं और 8 गलत हुए हैं। अब आप ये देखो कि जो ये 12 सही हुए हैं हमारे, ठीक है, इनमें भी ये चेक करो कि सबरे आते थे या तुक्का तड़ाके में सही हो गया एक आध। क्योंकि हम क्या गलती कर देते हैं कि जो सही हुआ है वो तो हमें हमारी होशियारी से हो गया, और जो गलत हुआ है अरे यार ये धोखे से हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर धोखे से गलत होते हैं तो धोखे से सही भी होते हैं। आपको क्या करना है कि आपको पूरे 100 के 100 क्वेश्चन एक बार पहले से लेकर के एंड तक चेक करने हैं और सेक्शन वाइज लिख लेना है। जैसे यहां लिख लिया आपने मैथ, एक रफ कॉपी ले लो, मैथ लिख ली, यहां पर आपने रीजनिंग लिख ली, यहां पर आपने कंप्यूटर लिख लिया, यहां हिंदी लिख ली और यहां आपने क्लरिकल लिख लिया मान लो, ठीक है। अब आप देखो पहले से चेक करो, आपको खुद को आपको दिल को पता रहता है कि हाँ ये सवाल मुझे आता था, ये मेरा 100% सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये सवाल तुम्हारा तुक्के से गलत हुआ है या तुक्के से सही हुआ है या फिर गलत हो गया या फिर आता ही नहीं था इसलिए तुमने इसे अनअटेम्प्ट कर दिया, तो आपको क्या करना है? उसकी संख्या लिखनी है और उस टॉपिक का नाम लिखना है। मान लो हर बार तुमसे जब तुम 2-3 मॉक टेस्ट दे लोगे तो तुम देखोगे कि कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक निकल करके आएंगे जिस टॉपिक का सवाल तुमसे हर बार गलत होता है, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे वो रीजनिंग में आपका फिगर काउंटिंग हो या आपका कैलेंडर हो, कोई भी, है ना। तो जब आप 4-5 मॉक टेस्ट दे लोगे तो ये चीज लिखो अपनी पेज पर कि इस बार मैथ में मुझसे इतने सवाल गलत हुए, एक सेगमेंट बना लो यहां पर अलग से। जैसे मैं क्या करूंगा, अगर मैं आपकी जगह पेपर दूंगा, मान लो आज तारीख है 21 मई,
तो मैंने 21 मई लिखा, 21 मई का मॉक टेस्ट जो भी मुझे लिखना वो लिखा, मैंने यहाँ लिख दिया मैथ्स। ठीक है, तो पहले तो मैं अपने स्कोर एक तरफ स्कोर कार्ड अलग से लिख लूंगा कि मेरे इस सब्जेक्ट में इतने सही हुए, मैथ में इतने सही हुए, इतने गलत हुए, ये गलत हुए, नॉट अटेम्प्ट इतने रहे ये। फिर जो मेरे गलत थे उनके मैं टॉपिक्स लिखूंगा यहाँ पर, है ना। फिर मैं क्या करूंगा कि जब मैंने मैथ कर लिया, ऐसे ही रीजनिंग में कर लिया, ऐसे ही जीएस में कर लिया, ऐसे ही कंप्यूटर में, ऐसे ही क्लरिकल में, अब इसके बाद अब मैं अगला मॉक दूंगा तो सही, लेकिन क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि मेरा रिवीजन हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है कि जो सवाल जो टॉपिक गलत हुए हैं इनका आपको रिवीजन करना है। नहीं आ रही चीज समझ में तो दोबारा से उस क्लास को देखो, लेकिन कोशिश करो कि जब दोबारा आप पेपर देने बैठो, यानी कि जब आप मॉक टेस्ट देने बैठो, तो क्या हो जाए आपका, तो आप जब दोबारा देने बैठो तो इस टॉपिक वाला सवाल गलत नहीं होना चाहिए। यही चीज आपको रीजनिंग में दोहरानी है, यही चीज आपको क्लरिकल में, यही चीज हिंदी में, यही चीज कंप्यूटर में, यही चीज बाकियों में। ठीक है दोस्त, क्लियर है? मुझे बताएंगे भैया मैं कुछ जरूरी बात बता रहा हूं तो कॉपी पेस्ट मत ही करो, थोड़ी देर रुक जाओ दोस्त, है ना। मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ भाई, है ना। तो जब आप अपना स्कोर चेक करेंगे यहाँ पर देखो नंबर कम आए ज्यादा है, उससे डिमोटिवेट मत हो बहुत ज्यादा, इतने डिमोटिवेट मत हो जाओ कि खाना भी नहीं खा रहे और मॉक टेस्ट ही नहीं दे रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डर लगता है मॉक टेस्ट देने में, नंबर कम आएंगे। भैया नंबर कम आएंगे तभी तो तुम्हें तुम्हारी असली चीज पता चलेगी और तभी तो तुम आगे के लिए बढ़ोगे। अगर नंबर ज्यादा ही आते चले जाएंगे आपके तो फिर आप क्यों ही पढ़ने लगे। जिस मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं उसमें व्यक्ति ज्यादा सीखता है, जिसमें ज्यादा आते हैं उसमें तो गुब्बारे की तरफ फूल जाता है, घमंड आ जाता है, वो 2 दिन पढ़ाई नहीं करता। ये अब तो 85 आ गया, आपके टेंशन है, लेकिन टेंशन है। यानी कि कुल मिलाकर के जो मॉक टेस्ट होता है उसके नंबर से आप पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार मॉक टेस्ट में नंबर कम ज्यादा पेपर की लेवल पर भी क्या है, मॉक पेपर कैसा सेट किया गया है उस पर भी डिपेंड करते हैं। कई बार मॉक टीम बहुत अच्छा लेवल रख देती है तो कंप्यूटर में तुम 12, 13, 14 ही कर पाते होगे, लेकिन जब एक नॉर्मल लेवल आता है जैसे आपके पेपर के जैसा तो आप 15, 16, 17 तक भी कर लेते होंगे, है ना, इस तरीके से। तो मॉक टेस्ट को देने का फायदा तभी है जब आप इसका एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे मुझसे हर बार कौन कौन से टॉपिक का रिवीजन गलती हो रही है। पूरे 100 क्वेश्चन देखो पलट पलट करके, तुम देखोगे कि तुम्हारे 60 सही हुए थे, उसमें से 20 गलत हो गए या 25 गलत हो गए, और इस 25 में से भी क्या है कि 15 नॉट अटेम्प्ट थे। तो जो 25, अब इन 60 में से भी देखो तो 5-7 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो तुक्के में सही हुए हैं। ठीक है, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां पर अनअटेम्प्ट करना छोड़ दो। यानी कि कोशिश ये करो कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम मैक्सिमम क्या करो, मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, क्योंकि भाई इसकी जो कट ऑफ है वो 80 प्लस जाती है। अभी डिमोटिवेट मत हो जाना कि मेरे 50 आ रहे हैं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कर लोगे तुम। पेपर इतना कठिन नहीं आएगा जितना कठिन मॉक टेस्ट आता है कभी कभी, लेकिन अगर तुम्हारे यहां पर क्या है, अगर तुम्हें 80 प्लस नंबर लाने हैं और तुम सवाल ही अटेम्प्ट 75 करके आ रहे हो तो तुम तो ऑलरेडी ही फेल हो गए ना, तुम तो शुरू करने से पहले ही फेल हो गए, है ना। तुम अगर भगवान जी से भी कहोगे कि हे भगवान जी देख ली, तो भगवान जी कहेंगे लला तू टिक लगाया क्या तो आतो, बाकी बाद ही तो मैं देख पाता, उसके बाद ही तो मैं कुछ जुगाड़ तुगाड़ करता। हाँ ठीक है, एग्जामिनर की बुद्धि करता, कुछ भी भगवान जी भी तो तब देंगे ना जब तुम ज्यादा टिक करके आओगे। और तुम टिक ही 75 करके आओ तो भगवान जी कहां से साथ देंगे तुम्हारा। ठीक है, तो सबसे पहली कोशिश ये करिए कि अपना मैक्सिमम अटेम्प्ट रखने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम अटेम्प्ट। ठीक है, जो बच्चा ये सोच रहा है कि 70 अटेम्प्ट करके 30 नॉट अटेम्प्ट छोड़ दूं सिलेक्शन हो जाएगा, भाई और किसी पेपर में हो जाएगा, इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसके बाद जब आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट में देखेंगे, मान लो आपने 98 अटेम्प्ट करी तो इसमें बहुत से ऐसे होंगे 8 से 10 सवाल जो आपके आते हुए गलत हो रहे होंगे, जो आपने तुक्के लगाए हैं, लेकिन 5 से 6 सवाल ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे तुक्के में सही हो गए होंगे। तो जो तुक्के में सही हो रहे हैं उनका भी रिवीजन करो, उनकी भी प्रैक्टिस करो, और ऐसे उन्हें ऐसे बना लो कि तुक्के की तुम्हें जरूरत ही ना पड़े। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो हमारी स्पीड की वजह से गलत होते होंगे, किसकी वजह से, हमारी स्पीड यानी कि कैलकुलेशन की वजह से गलत हो जाते हैं, कुछ आते हुए गलत हो जाते हैं, तो उन चीजों को ढूंढो। कोशिश करो कि इस बार अगर 2 गुना 2 तुमने 8 कर दिया गलती से, तो अगली बार जब अपना पेपर देने बैठो तो तुम्हारा दिमाग इतना शांत होना चाहिए, इतना शांत होना चाहिए कि तुमसे वैसी गलतियां ना हो। दूसरा, मॉक टेस्ट देने बैठा करो तो एक बार में दिया करो, ऐसा नहीं है कि आधा मॉक अभी दे दिया, आधा मॉक थोड़ी देर बाद दे दूंगा, है कि आधा क्या करता हूं एक बार रोटी खा लेता हूं उसके बाद दे लूंगा, नहीं। एक साथ बैठो, शांति वाली जगह पर बैठो जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जहां कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, मतलब तुम्हें ऐसा लगना चाहिए मॉक टेस्ट देते टाइम पे कि तुम पेपर दे रहे हो। जिंदगी मौके बार बार नहीं देती, यानी कि तुम्हें सरकारी नौकरी का जो मौका है वो शायद बार बार ना मिले, लेकिन मॉक टेस्ट एक अकेली ऐसी चीज है जो आपको रोज मौका देती है कि नया पेपर देने का। आप डायरेक्ट वहां पर जाकर फेल क्यों होना चाहते हो, 1000 बार फेल होना है यहां पर हो जाओ, उसके बाद वहां जाकर के पास हो जाना। मॉक टेस्ट इसलिए है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके से अपना एनालिसिस जरूर करेंगे, और इस एनालिसिस के आधार पर आप देखेंगे कि अगर आपने मेरे कहने से इस तरीके से 10 मॉक टेस्ट भी दे लिए, जो मॉक टेस्ट एनालिसिस यूट्यूब पर आता है ना बच्चे, वो आपकी जगह बताता है कि आज का पेपर कैसा था, वो सभी चीजें, मतलब वो तुम्हें इसलिए तो कह सकता है कि तुम्हारे 60 नंबर आए तो तुम्हें इस चीज के लिए कर देगा कि वो 60 कम नहीं है, क्योंकि सभी के कम आए हैं, वहां तुम मोटिवेट हो जाओगे। लेकिन तुम्हारी कमियां 60 से 70 कैसे होंगे, वो चीज ये एनालिसिस नहीं बताएगा जो हम लोग कराते हैं, वो एनालिसिस तुम्हारी खुद की मेहनत बताएगी। तो इसे अपनी तैयारी में ले आइए, और ये चीज नहीं सिर्फ बीएसएफ एचसीएम के लिए होती है, किसी भी पेपर के लिए ये मॉक टेस्ट एनालिसिस का तरीका होता है। मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको कुछ हद तक अच्छी चीजें बता पाया हूं। अगर समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक शानदार सेशन के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपनों का। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।